तो फिर ठीक है, आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहें, मैं कल तक जनरल टेरेस से राब्ता कायम कर लूँगा। इसी दौरान ज्यूलेट आपके पास मेरी अमानत के तौर पर रहेगी और मैं जब भी चाहूँगा इसे तलब कर लूँगा। बिल्कुल ठीक है मिस्टर अली, लेकिन क्या आप खुद जाकर जनरल टेरेस से मिलेंगे? हाँ, बहुत बेहतर, हमारा एक नुमाइंदा वहाँ मौजूद है, उसे आपके बारे में मुकम्मल इतला दे दी जाएगी। वो आपसे मुलाकात करेगा और तमाम सूरत हाल से हमें आगाह करता रहेगा। आप भी उससे मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे आदमी की हैसियत का ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा। अगर मिस ज्यूलेट को आपने अपनी अमानत के तौर पर हमारे सुपुर्द किया है तो फिर हमारा राज भी हमारी अमानत है जो आपके पास है। मिस्टर जेम्स मोरले वहाँ हमारे नुमाइंदे हैं और जनरल टेरेस की खुसूसी मुशीर की हैसियत से वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके महल में वो आपसे मुलाकात करेंगे और आप उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह रखिएगा। ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, मैंने जवाब दिया। वैसे मिस्टर अली, अगर आपने हमारा ये काम कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन ज़ाती तौर पर भी आपकी शुक्रगुजार होगी। हमारे लिए ये काम बड़ी अहमियत रखता है। बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना, मैंने जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ। उसी सुर्ख मर्सिडीज ने हमें वापस होटल भेज दिया। ज्यूलेट के चेहरे पर बेपनाह मुसरतें खिली हुई थी। उसने ताज्जुब के अंदाज में कहा, अली ये सब कुछ मेरी तवक्को के खिलाफ है। तुम ये बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी में उन लोगों के साथ मुतमईन रहोगी? हाँ बिल्कुल, तुमने मेरा मान बढ़ा दिया है, बहुत बड़ी हैसियत दे दी है मुझे। अब ये लोग मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं करेंगे। मैंने फिर इस मौजू पर ज्यूलेट से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की थी। ज्यूलेट के ज़रिए मैंने उन लोगों को एक बार फिर पैगाम भिजवाया कि मुझे गोटेल के दारुल हुकूमत पहुँचाने का बंदोबस्त कर दिया जाए। वही सुर्ख मर्सिडीज मेरे लिए भेज दी गई थी। मैंने होटल में ज्यूलेट को खुदा हाफिज कहा और उसके बाद मर्सिडीज में बैठकर चल दिया। ड्राइवर खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। काफी तवील सफर था और अब मैं अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। पहले किसी भी सिलसिले में काम करते हुए मेरे दिल में ये तसव्वुर रहता था कि ये काम मैं तंजीम के मफादात के लिए कर रहा हूँ। बड़ा अज़्म, बड़ा हौसला होता था, लेकिन इस बार ये सब कुछ मैं तंजीम के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे ज़हन में तहजीब थी। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। गोटेल के खूबसूरत मनाजर मेरी निगाहों के सामने से गुजर रहे थे। सफर काफी तवील था। मैं जनरल टेरेस के बारे में सोच रहा था। उसकी शख्सियत को अच्छी तरह पहचानता था। मुझे इल्म था कि मुझे अचानक देखकर वो कितना मसरूर होगा। एक तवील सफर के बाद मर्सिडीज गोटेल के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गई और मैंने ड्राइवर से शाही महल की तरफ चलने के लिए कहा। शाही महल की आन बान हस्बे साबिक थी, कोई तब्दीली नहीं हुई थी। मुझे महल के दरवाजे पर उतार दिया गया। ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि उसके लिए क्या हुक्म है। मैंने उसे जवाब दिया कि अब वो वापस जा सकता है, बाकी मामलात मैं खुद ही देख लूँगा। एक बहुत खूबसूरत हालनुमा कमरे में शाही महल से मुतल्लिक अमूर की अंजाम दही की जाती थी। उसे रिसेप्शन भी कहा जा सकता था। कई सियाफा मर्द और चंद लड़कियां वहां अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैं मेहमानों की गैलरी में जा बैठा और मैंने अपना नाम लिखकर अंदर भिजवा दिया। तकरीबन 5 मिनट के बाद मुझे तलब कर लिया गया। जिस शख्सियत के सामने मैं पहुंचा था वो एक पुरवकार किस्म की तकरीबन 30-32 साल औरत थी। शाहबाम होने के बावजूद उसका चेहरा दिलकश था। उसने एक खलीक मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया और मुझे बैठने की पेशकश की। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैं जनरल टेरेस से मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद हूँ, मैंने जवाब दिया और सियाहबाम औरत चौंक कर मुझे देखने लगी। शायद कोई भी बराह रास्त टेरेस से इस तरह मुलाकात ना कर पाता हो। फिर उसने नरम लहजे में कहा, शायद आप गैर मुल्की हैं, यही अंदाज़ा होता है मुझे। जनरल टेरेस तो इस वक्त दौरे पर हैं और एक नज़दीकी रियासत गए हुए हैं। 3 दिन से कबल उनकी वापसी मुमकिन नहीं। आपका ये पैगाम। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट, मैंने कहा और वो रुक गई। जी फरमाइए, क्या मैडम बरोन भी मौजूद नहीं है? मेरी मुराद कैथी बरोन से है। जी हाँ, वो तो मौजूद है, लेकिन क्या? वो कुछ कहते कहते हिचकिचा कर रह गई। अगर आप किसी जरिए से मैडम कैथी बरोन से राब्ता कायम कर सकें तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। एक सवाल की जिसारत कर सकती हूँ? वो बोली, ज़रूर, क्यों नहीं। मैंने फराख दिली से कहा, क्या आपका जनरल से बराह रास्त कोई ताल्लुक है? जनरल मुझे अपने दोस्तों में शुमार करते हैं, मैंने जवाब दिया। हूँ, तब मैं मैडम से अभी राब्ता कायम करके आपके लिए हदायत ले लेती हूँ, उसने कहा। और फिर वो वहां से उठकर दूसरी मेज पर पहुंच गई जहां इंटरकॉम रखा हुआ था। उसने चंद लम्हे इंटरकॉम पर मुख्तलिफ जगहों से राब्ता कायम किया और फिर शायद उसका राब्ता कैथी ब्राउन के कमरे से हो गया। मैं उठकर उसके करीब जाकर खड़ा हो गया था। उसने एक निगाह मुझे देखा और फिर इंतजार करने लगी। गालिबन कैथी ब्राउन फौरन ही रिसीवर तक नहीं आई थी।
माफी चाहती हूँ मैडम। अचानक वो चौंक कर बोली, यहाँ एक साहब आए हुए हैं। इन्होंने पहले जनरल से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी और जब मैंने उन्हें बताया कि जनरल यहाँ पे मौजूद नहीं तो फिर इन्होंने आपका नाम लिया। वो आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ से ना मालूम कि क्या कहा गया। जवाब में वो फिर बोली, जी जी मेरे पास ही मौजूद हैं, अगर पसंद फरमाएं तो इनसे गुफ्तगू कर लें। एक लम्हे बाद इंटरकॉम का रिसीवर मेरे हाथ में थमा दिया गया। हेलो मैडम कैथी ब्राउन। हेलो, मैं आपको पहचान नहीं सकी जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया, मेरा नाम अली यार खान है, आपके ज़हन के शायद किसी गोशे में महफूज हूँ। क्या? कैथी ब्राउन की आवाज़ चूंकी हुई थी। जी हाँ, अली यार खान, बैरूत से आया हूँ। अली अली क्या? शायद हैरत की ज्यादती ने उसे इस सवाल पे मजबूर कर दिया था। जी हाँ, मैं अली हूँ, अली यार खान, मैंने बदसूर संजीदा लहजे में कहा। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा। एक लम्हे के लिए लाइन बेजान होगी। फिर उसने कहा कि मैं रिसीवर उसी औरत को दे दूं। यस मैडम, जी बेहतर, बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। फिर उसने बड़े घबराए हुए अंदाज में रिसीवर दोबारा मेरे हवाले कर दिया। हेलो अली। हेलो जी मैडम कैथी ब्राउन, फौरन आ जाओ प्लीज, फौरन आ जाओ। इस तसव्वुर ने मुझे पागल कर दिया है कि तुम आए हो। मैं अब कोई बात नहीं करूंगी अली, बस फौरन आ जाओ, फौरन आ जाओ। कैथी ब्राउन के लहजे में बड़ा जोश था जिसे रिसेप्शन ने भी महसूस कर लिया था। बहरतौर उसे हदायत मिल चुकी थी। वो फौरन ही इंटरकॉम बंद करके दौड़ गई। एक खूबसूरत गाड़ी मुझे लेकर चल पड़ी। हालांकि चंद कदम का फासला था, लेकिन मुझे कार में बिठाकर कैथी ब्राउन की रिहाइशगाह तक पहुंचा दिया गया। कैथी ब्राउन एक खूबसूरत लिबास में मलबूस अपनी आरामगाह के बैरूनी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वो कदरे मोटी हो गई थी और उस पर निखार भी आ गया था। मैं जानता था कि अब वो जनरल टेरेस की बीवी होगी। एतराफ में बहुत फासले पर मुसल्ला अफराद खड़े हुए थे। कैथी ब्राउन ने आगे बढ़कर बड़े पुरखुलूस अंदाज में मुझसे मुसाफा किया और फिर मेरा बाजू पकड़कर वापसी के लिए मुड़ती हुई बोली, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था अली कि तुम इतनी खामोशी से गोटे हिल में दाखिल हो गए और यूं मुझसे राब्ता कायम करोगे। मैं तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। कैसी हैं आप मैडम कैथी ब्राउन? मैं उसके साथ कदम बढ़ाते हुए बोला, जैसी भी हूँ तुम्हें नजर आ रही हूँ, समझ लो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं आपको मिसेस टेरेस कह सकता हूँ? यकीनन कह सकते हो। इसका मतलब है कि तुम हम लोगों से इस दौरान बिल्कुल ही लाइलम रहे। हाँ, इस एतराफ से गुरेज नहीं करूँगा। कैथी ब्राउन मुझे अंदरूनी गोशे में ले गई और फिर एक खूबसूरत सजे हुए ड्राइंग रूम में बिठाते हुए बोली, यकीन करो अली, तुमसे हमेशा बड़ी उल्फत रही और अक्सर तुम्हें मुख्तलिफ मौके पर याद किया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम, बहरतौर मुझे आपने काफ़ी एजाज़ दिया है। कैसी बातें करते हो अली, तुमने हमें हुकूमत दी है, कैथी ब्राउन ने कहा और मैं हंसने लगा। कैथी ब्राउन मेरी आमद से बेहद खुश थी। जनरल टेरेस के बारे में उसने बताया कि वो एक मुल्क के दौरे पर गया हुआ है, तकरीबन 3 दिन उसे वापसी में लग जाएंगे। फिर उसने कहा, मैं जनरल को फौरन ही तुम्हारे बारे में इतला दूंगी, मुमकिन है वो जल्द वापस आ जाए। अब इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे। वो तो ठीक है, लेकिन जनरल मुझसे शिकायत करेंगे। तुम हमारे लिए एक बड़ी पुरसहर शख्सियत हो अली। कैथी ब्राउन बेपनाह खुशी का इजहार करती रही। मेरी रिहाइश के लिए महल के एक शानदार गोशे में बंदोबस्त किया गया और यहाँ बेशुमार मुलाजमीन को मेरी खिदमत पर मामूर कर दिया गया। इन लोगों ने बिलाशुबा अपनी दोस्ती का हक निभाया था और फिर मुझे जिस बात की उम्मीद भी नहीं थी वही होगी। यानी उसी रात 4:30 बजे जनरल टेरेस वापस आ गया और सुबह को जब मैं नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो जनरल मेरा मुंतजिर था। उसने बड़े पुरजोश अंदाज में मुझे गले लगाया। खुशी के कलमात और रस्मी गुफ्तगू जारी रही। इसी दौरान हमने नाश्ता किया। जनरल मुझसे मेरी खैरियत मालूम करता रहा। मैंने उससे उसके मुल्क के हालात पूछे। मुल्क के मामलात में तो ऊंच नीच चलती रहती है। वैसे थोड़ी सी उलझने हैं अभी मेरे लिए, लेकिन इस कदर नहीं कि मुझे परेशान कर दें। मैंने तकरीबन तमाम निज़ाम संभाल लिया है और सरकारी कारोबार जारी है। तुम सुनाओ अली, तुम्हारी मसरूफियात हस्बे मामूल जारी हैं या कोई तब्दीली पैदा हुई उनमें? मैं मुस्तकिल मिजाज आदमी हूँ, वही सब कुछ कर रहा हूँ जो करता आया हूँ। गुड, वेरी गुड। वैसे तुमने वाकई हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था अली, और हम हमेशा उस सिलसिले में तुम्हारे ममनून रहेंगे। नहीं जनरल, जब तुमने मुझे अपनों में शामिल कर लिया है तो फिर इन बातों की क्या गुंजाइश है। दोपहर को खाने पर बहुत से अफराद थे, उन्हीं में
میری ملاقات جنرل کیرانو سے کرائی گئی۔ جنرل کیرانو ایک دراز قامت مقامی آدمی تھا، لیکن اس کے چہرے سے کینہ توزی جھلکتی تھی۔ ویسے بھی شاطر شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ وہیں پر میری ملاقات ایک بندروں جیسی شکل والے سفید فام سے کرائی گئی، جس کا نام جیمز مورلے تھا۔ جیمز مورلے نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو دیر تک دبائے رہا۔ میں جانتا تھا کہ اسے میری شخصیت کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر دی گئی ہوں گی۔ وہ چہرے سے بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ جنرل کیرانو کے انداز سے بھی کوئی خاص بات نہیں جھلک رہی تھی۔ شام کو چائے کی میز پر البتہ یہ افراد موجود نہیں تھے، صرف کیتھی براؤن اور جنرل ٹیرس تھے۔ ٹیرس نے کہا، اصولاً مجھے اس وقت تک تمام مصروفیات ترک کر دینی چاہیے جب تک کہ تم یہاں موجود ہو، لیکن اب جب کہ تم یہاں آ گئے ہو تو میں آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا نام سنتے ہی میں اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کے دوڑا چلا آیا ہوں۔ تاہم کچھ ایسی اہم ذمہ داریاں باقی ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے، چنانچہ اس کے لیے میں تم سے صرف 2 دن کی مہلت مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے جنرل، آپ اپنا کام انجام دیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے سپرد کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ ویسے میری خواہش ہے کہ میری یہاں آمد کی تشہیر نہ کی جائے۔ میں ایک کام سے آپ کے پاس آیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر بھی آپ سے فوری طور پر کر دوں۔ ہاں، یہ میری خوش بختی ہوگی اگر میں تمہارے لیے کچھ کر سکا۔ کہو کیا کام ہے؟ کچھ لوگوں نے مجھے اس کے لیے مجبور کر دیا ہے جنرل کہ میں ان کی سفارش تم سے کروں۔ وہ یہاں سارڈان کے علاقے میں کسی مخصوص حصے میں کان کنی کا ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں۔ سارڈان کے علاقے میں آپ بہتر جانتے ہوں گے جنرل کہ کیا صورتحال ہے۔ غالباً اس ٹھیکے کے بارے میں کچھ اور لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑی الجھن پیش نہ آئے تو ٹھیکہ اس کمپنی کو دے دیا جائے جس کے افراد نے مجھ سے اس کی درخواست کی ہے۔ اوہ بس علی، یہ تو کوئی کام نہ ہوا۔ بے شک ہم اپنے ملک کے مختلف حصوں میں کان کنی وغیرہ کے لیے مختلف کمپنیوں کو ٹھیکے دے رہے ہیں۔ ان میں ہر قسم کی معدنیات اور دوسری اشیاء کے لیے وہ لوگ کھدائی کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی رائلٹی دی جاتی ہے۔ ملک کو میری ان کاوشوں سے کافی مالی فائدہ ہوا۔ کمپنی اگر تمہارے اعتماد کی ہے تو بس یوں سمجھ لو کہ ٹھیکہ اس کے نام ہی رہے گا۔ رات کو میں مسٹر آلڈس کو ڈنر پر بلا لوں گا اور انہیں تمہارے سامنے ہدایت دے دوں گا۔ میں سمجھا شاید کوئی بہت بڑی بات ہے جس کے لیے ان لوگوں نے تمہیں تکلیف دی۔ ویسے تمہارا یہاں آنا ہمارے لیے جتنی خوشی کا باعث ہے شاید تم اس کا صحیح طور پر اندازہ نہ کر سکو، اور اگر اس کام کے لیے وہ صرف تمہارا نام بھی لے دیتے تو پھر ٹھیکہ ان کے علاوہ کسی اور کو کیسے مل سکتا تھا؟ بہر دور میں جس اعتماد کے ساتھ یہاں پہنچا تھا آپ نے اس کی لاج رکھ لی جنرل، اس کے لیے شکریہ۔ علی شرمندہ نہ کرو یار، تم نے مجھے یہ ملک دیا ہے اور میں تمہیں ایک چھوٹے سے علاقے کا ٹھیکہ بھی نہیں دے سکتا۔ بہت معمولی بات کی ہے تم نے، جنرل ٹیرس نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ میں مطمئن ہو گیا تھا۔ رات کو ڈنر پر جنرل نے آلڈس کو بھی دعوت دے ڈالی۔ ویسے بھی کافی افراد موجود تھے، ان میں کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے گوٹے ہل کی بغاوت میں براہ راست حصہ لیا تھا اور جن کا تھوڑا بہت تعلق مجھ سے بھی رہ چکا تھا۔ سبھی میری آمد پر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ جنرل کیرانو بھی تھا اور بندر جیسی صورت والا مورلے بھی، جیمز مورلے۔ جنرل ٹیرس کے خصوصی مشیر میں وہ شمار ہوتا تھا۔ یہ بات کسی قدر تشویش ناک تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کا تعلق کسی طور اولیو ہاورڈ سے بھی ہے، اور اولیو ہاورڈ ان لوگوں میں سے ہے جو والٹو موبائے کے خلاف تھے۔ جنرل ٹیرس جیسے مخلص شخص کو اس بات سے آگاہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس کے لیے یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ پہلے میں ابتدائی کام کر لوں، اس کے بعد اگر موقع ملا تو جنرل ٹیرس کو اس حقیقت سے آگاہ کر دوں گا۔ یا پھر کیتھی براؤن تو موجود ہی رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جنرل ٹیرس کی بیوی ہی نہیں، اس کی دستے راست بھی ہے اور سیاسی امور میں براہ راست حصہ لیتی ہے، چنانچہ کیتھی براؤن بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ مناسب ہو سکتی تھی۔ لیکن پہلے ایک کام نپٹا لیا جائے۔ کھانے کے بعد جنرل ٹیرس نے غیر متعلق افراد کو رخصت کر دیا اور پھر آلڈس سے کہنے لگا، مسٹر آلڈس، میری مصروفیات کا آپ لوگوں کو علم ہے۔ علی یہاں آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی مجھے 2 دن تک ان سے جدا رہنا پڑے گا۔ علی نے میرے سپرد ایک ذمہ داری کی ہے اور میں وہ ذمہ داری آپ کو منتقل کر رہا ہوں۔ میں حاضر ہوں جنرل، آلڈس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ سارڈان کے کسی مخصوص علاقے میں پہاڑیوں میں کان کنی کا کوئی ٹھیکہ دیا جاتا ہے جس کی اطلاع یقیناً آپ کے پاس موجود ہوگی۔ سنا ہے مختلف کمپنیاں اس ٹھیکے کے اصول میں دلچسپی لے رہی ہیں، لیکن کوئی ایک کمپنی ان میں سے ایسی بھی ہے جس کی سفارش علی کرنا چاہتے ہیں۔ مسٹر آلڈس، علی سے معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ وہ ٹھیکہ اس کمپنی کو دے دیجئے جس کے لیے علی کہتے ہیں۔ جنرل کیرانو بری طرح چونکا تھا، پھر اس نے دبی زبان میں کہا، آپ کون سی کمپنی کی سفارش کر رہے ہیں مسٹر علی؟
जनरल, इस सिलसिले में मैं अभी तमाम मामला सिगाए राज में रखना चाहता हूँ। मैंने कहा, कैरानू, मिस्टर अली जिस कंपनी का नाम ले दें, बस आप यूं समझ लीजिए कि कंपनी का ठेका उसके नाम कर दिया जाएगा। सॉरी जनरल टेरेस, दर हकीकत इस सिलसिले में एक कंपनी से बात हो चुकी है और मैं 100% कार्बोरेट के हक में हूँ। मिस्टर अली, क्या आप कार्बोरेट की सिफारिश करना चाहते हैं? नहीं, वो कंपनी दूसरी है, मैंने जवाब दिया। तब जनरल, ये बात जरा मुश्किल हो जाएगी। कार्बोरेट हमारे बहुत से इलाकों में काम कर रही है और ये उसका हक बनता है, और उसी की बुनियाद पर मैंने उन लोगों से वादा किया है कि ये नया ठेका भी उन्हीं को दिया जाएगा। आपने अगर वादा कर लिया है जनरल, तो यकीनन उसकी एक अहमियत है और बिलाशुबा आपके वादों को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लेकिन मामला अली का है। जिन लोगों से आपने वादा कर लिया है, बराए करम उनसे माजरत कर लें। मिस्टर आल्डस, आप इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी कार्रवाइयाँ करके अली से मुलाकात कर लें और ठेका उस कंपनी को दे दें जिससे अली ने वादा किया है, और अब इस मौजू पर मजीद कोई गुफ्तगू मुमकिन नहीं। जनरल टेरेस ने आखिरी बात कही और फिर मेरे हाथ में हाथ डालकर बोला, अभी तो कुछ देर आपसे मुलाकात रहेगी अली। आइए प्लीज मिस्टर आल्डस, आप अपना काम कीजिए। जनरल कैरानू, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को महसूस नहीं करेंगे। आइए अली। जनरल टेरेस मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल आया। मैंने जनरल कैरानू की आंखों में आग सुलगती हुई महसूस की थी, लेकिन उसके बाद उसे कुछ बोलने की जुर्रत नहीं हुई थी। हम लोग मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू करते रहे और फिर जनरल ने घड़ी देखकर कहा, मैं अब से ठीक 30 मिनट के बाद रवाना हो जाऊंगा। कैथी तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी और मुतमईन रहो, जो कुछ तुमने कहा है उसमें अब भला कम अज कम गोटे हिल में कौन तरमीम कर सकता है। चुनाचे अगर तुम चाहो तो उन लोगों को उनकी कामयाबी की इतला दे दो। मैंने शुक्रगुजारी के अंदाज में गर्दन हिला दी थी, लेकिन जनरल कैरानो की आंखों में सुलगती हुई आग को नजरअंदाज करना भी मुनासिब नहीं था। मुझे उसका ख्याल रखना होगा, मैंने दिल में सोचा था। जनरल टेरेस मुझे कैथी ब्राउन के सुपुर्द करके चला गया। मैं उसकी जिम्मेदारियां अच्छी तरह जानता था और फिर मेरे ज़हन में कोई अमकाना सोच वैसे भी पैदा नहीं हो सकती थी। कैथी ब्राउन ने अलबत्ता जनरल टेरेस की कमी पूरी कर दी। उसने एक लम्हे के लिए भी मुझे तनहा नहीं छोड़ा। पुरानी बातें उसे लफ्ज ब लफ्ज याद थी। डिनर के बाद उसने मुझसे कहा, थके हुए हो, आराम करना चाहते हो अली, या कुछ बातें करोगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका, अगर आपके पास वक्त है तो। कैथी ब्राउन मुस्कुराती हुई मेरे साथ चल पड़ी और फिर वो मुझे लिए हुए महल के एक ऐसे गोशे में पहुंच गई जो बेहद हुसीन था। दरख्तों की कुंज के दरमियान एक प्याला सा बना हुआ था जिसमें एक गोल मेज और प्याले नमा कुर्सियां पड़ी हुई थी। दाखिले के लिए बस एक छोटा सा दरवाजा था। अंदर बड़ी खूबसूरती से मदम रोशनियों का एहतमाम किया गया था। फूलों की खुशबू से फिजा महकी हुई थी। कैथी ब्राउन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पीने के लिए कुछ मंगवाया जाए? अगर आप जरूरत महसूस करती हैं तो ठीक है, मैंने बेनियाजी से कहा। काफी पी ली जाए? कैथी ब्राउन ने कहा और फिर मेज को टटोल कर पता नहीं क्या किया कि मेज के ऐन दरमियान एक लाइट सी जल उठी। एक जगह एक चौकोर जाली नजर आ रही थी। कैथी ने उस पर झुककर कहा, ब्लू रूम में हमारे लिए काफी भिजवा दो। बेहतर मैडम, जवाब मिला और कैथी ब्राउन ने नीचे से बटन ऑफ कर दिया। मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। फिर गालबन कोई दूसरा बटन ऑन किया और फूलों के कुंज के दरमियान मदम मदम मौसीकी की आवाजें उभरने लगी। लेकिन ये आवाजें हल्की ही थी और हमारी गुफ्तगू में खलल नहीं डाल रही थी। कैथी ब्राउन कहने लगी, और सुनाओ अली, गोटे हिल से जाने के बाद तुम्हारी मसरूफियात क्या रही? आवारागर्दी करता रहा, मैंने कहा। बहुत ज्यादा वक्त पहाड़ों और जंगलों में घूमते हुए गुजार दिया। ताज्जुब है, तुम एक इंसान नुमा मशीन हो। मैंने कभी तुम्हारी जिंदगी में किसी औरत को शामिल नहीं देखा। क्या वजह है? मसाइल तो हर शख्स की जिंदगी के साथ होते हैं। तुम जनरल टेरेस को देख लो, वो अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजरा है और मुझसे प्यार करता था। मसाइल खत्म हुए तो उसने पहला जो काम किया वो मुझसे शादी थी। हम दोनों बेहद खुश हैं और अपनी जिंदगी नहायत पुरसुकून तरीके से गुजार रहे हैं। और जनरल के सामने बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन बाहर के मसाइल से निमटने के बाद जब वो मेरे सामने पहुंचता है तो सिर्फ एक शोहर होता है। अली, तुमने कभी अपने इस पहलू पर कभी तवज्जो दी है या नहीं? मैडम ब्राउन, इंसान एक ही जैसी सिफात रखता है, मैं भी उनसे मुबर्रा नहीं हूँ, लेकिन बस मेरी जिंदगी में इस तरफ तवज्जो देने का वक्त नहीं आया है। गोया तुम किसी को चाहते जरूर हो। हाँ, मैंने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, किसी को चाहता हूँ और बहुत चाहता हूँ। कहाँ है वो? कितने फासले पर है? अफसोस, उन फासलों का तयन मुमकिन नहीं। बस यूं समझ लो मैडम ब्राउन, हम दोनों मुख्तलिफ सिमतों में दौड़ रहे हैं और हमारे दरमियान के फासले कम नहीं होते, बल्कि और बढ़ते ही चले जाते हैं।
عجیب سی بات ہے، ویسے علی تمہاری شخصیت نہ بھولنے والی ہے۔ میں جب بھی تمہیں یاد کرتی ہوں تو مجھے وہ واقعات اچھی طرح یاد آ جاتے ہیں۔ میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں۔ بہت پرانی بات ہے میڈم، کیا فائدہ ان باتوں کا ذکر کرنے سے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ پرسکون ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا دوست سمجھا۔ مجھے آپ پر اعتماد تھا، اور اسی اعتماد کی بنیاد پر جب تم لوگوں نے ایک کام میرے سپرد کیا تو میں نے وعدہ کر لیا، یقین تھا کہ جنرل ٹیرس کچھ بھی برا نہیں کریں گے۔ ارے چھوڑو، بہت چھوٹی سی بات تھی، تم کس بات کو لے بیٹھے ہو؟ ہم تو تمہارے لیے نہ جانے کیا کیا کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ کیتھی براؤن کے ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹے تک نشست رہی، اور اس کے بعد اس نے مجھے میری خوابگاہ کے دروازے تک چھوڑ دیا اور خدا حافظ کہہ کر واپس چلی گئی۔ رات کو دیر تک سوچتا رہا اور سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح کو کیتھی براؤن کے ساتھ ناشتہ کیا، اور پھر میں نے اسے پرخلوص انداز میں اجازت دے دی کہ وہ اپنے معمولات جاری رکھ سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دے۔ کیتھی براؤن نے کہا، میں نے جنرل کے بہت سے کام سنبھال رکھے ہیں، اور حکومت میں مجھے ایک عہدہ بھی دیا گیا ہے، اور یہ عہدہ ان کے خصوصی مشیر کا ہے۔ اس طرح جنرل کو بھی آسانیاں رہتی ہیں۔ چند گھنٹے میں اپنی مصروفیات میں گزاروں گی، لنچ پر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ہاں، تمہارے لیے مسٹر آلڈس کا ایک پیغام ہے۔ مسٹر آلڈس نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک 11:30 بجے یہاں پہنچیں گے اور تم سے کچھ ضروری امور پر گفتگو کریں گے۔ ان کا انتظار کرنا علی۔ ٹھیک ہے میڈم براؤن، میں نے جواب دیا۔ 11:30 بجے ملازم نے مجھے بتایا کہ مسٹر آلڈس ڈرائنگ روم میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم ہی نے میری رہنمائی ڈرائنگ روم تک کی تھی۔ آلڈس کے علاوہ جیمز مورلے بھی وہاں موجود تھا۔ جیمز مورلے کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کا نمائندہ ہے جن کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں بھی میں نے سوچا تھا کہ اپنے اس کام کی تکمیل کے بعد جنرل ٹیرس کو اس کی شخصیت سے آگاہ کر دوں گا، اور یہ بتا دوں گا کہ وہ اولیو ہاورڈ کا آدمی ہے۔ گویا اس طرح وہ جنرل ٹیرس کے مفادات کا مخالف تھا، اور یہاں رہ کر جنرل کے خلاف بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے پرتپاک انداز میں مصافحہ کیا، اور آلڈس کے سامنے کچھ فائل رکھے ہوئے تھے۔ وہ رسمی گفتگو کے بعد فائل کھول کر بیٹھ گیا۔ جنرل ٹیرس کی ہدایت کے مطابق میں نے سارڈان کے شمالی علاقے کی پہاڑیوں میں کان کنی کے ٹھیکے کے کاغذات مکمل کر دیے مسٹر علی۔ بس اس میں ایک بات رہ گئی ہے جس کے لیے آپ سے گفتگو کرنا ضروری تھا۔ شکریہ جناب، آپ نے اس کام میں غیر معمولی تیزی دکھائی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ در حقیقت یہ کاغذات تو پہلے ہی مکمل ہو چکے تھے۔ خیال یہ تھا کہ یہ ٹھیکہ جنرل کیرانو کی ہدایت کے مطابق کاربوریٹ کو دے دیا جائے گا۔ کاربوریٹ ہمارے یہاں تقریباً 10 مختلف مقامات پر کان کنی کر رہی ہے، اور اس کی جانب سے مکمل طور پر تعاون کیا جا رہا ہے۔ ریالٹی کی پرسنٹیج سالانہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کی ادائیگی میں بھی کبھی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ دراصل دوسری کچھ کمپنیاں جن کے نام میرے پاس موجود ہیں پہلے سے رجسٹرڈ نہیں ہیں، ہمارے پاس ان میں چند تو بالکل نہیں ہیں، اس لیے کاربوریٹ کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے نمائندوں کے تعلقات ہم لوگوں سے کافی اچھے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض تو براہ راست جنرل ٹیرس تک رسائی رکھتے ہیں۔ اس لیے رسمی کارروائیاں جاری ہیں تاکہ دوسری کمپنیاں بد دل نہ ہو جائیں۔ ٹھیکہ کاربوریٹ ہی کو ملنا تھا۔ جنرل کی نئی ہدایت کے مطابق اب اس میں تبدیلی کر لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاغذات تیار رکھے ہوئے ہیں، ان میں صرف یہ درج کرنا ہے کہ ٹھیکہ کون سی کمپنی کو دیا گیا۔ اس بار کاربوریٹ کے مقدر میں نہیں تھا۔ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں مسٹر علی کہ ٹھیکہ کس کے نام دیا جانا ہے۔ آپ اس کام کو 2 دن کے لیے ملتوی کر دیجئے مسٹر آلڈس۔ یہ کاغذات مکمل کر کے میرے حوالے کر دیجئے، اس پر نام بعد میں بھی درج کر دیا جائے گا۔ جنرل ٹیرس نے آپ کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس کے بعد میری یہ مجال نہیں کہ میں کچھ اور سوچوں، لیکن اگر آپ ذاتی طور پر ہماری کچھ مشکلات حل کر سکیں تو بہت شکر گزار ہوں گا۔ اس سلسلے میں بہتر یہی ہوگا کہ اس ٹھیکے کو آپ اپنے ہی نام سے منسوب رکھیں۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ٹھیکہ ہم مسٹر علی یار خان کے سپرد کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ اپنا معاون کسی بھی کمپنی کو بنائیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہو جائیں گی۔ دراصل ہم کاربوریٹ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جنرل کی آپ سے محبت اپنی جگہ، آپ ان کے اہم دوست ہیں، لیکن کچھ کاروباری اصول بھی ہوتے ہیں، اور میرا جہاں تک خیال ہے اگر یہ ٹھیکہ علی یار خان کے نام سے منظر عام پر آئے گا تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جنرل ٹیرس نے ذاتی وجوہات کی بنا پر ایک غیر متعلق شخص کو یہ ٹھیکہ دے دیا ہے۔ اس طرح کاربوریٹ کمپنی ہم سے ناراض نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے نا، دوستیاں بھی تو کوئی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہاں،
अगर ठेका किसी और कंपनी को दे दिया गया तो फिर ये कारपोरेट जैसी बड़ी कंपनी की तौहीन होगी और एक तरह से उसे कारोबारी शिकस्त होगी, क्योंकि बहुत सी कंपनियां यहाँ इस ठेके के उसूल के लिए कोशां हैं। मैं एक लम्हे के लिए कुछ उलझ गया था। मैं जानता था कि ठेका अगर मेरे नाम से हो गया तो ये बराह रास्त मुझ पर एहसान होगा, हालांकि मुझे इससे कोई माली मफाद हासिल नहीं करना था और ना ही मैं इसका ख्वाहिशमंद था। ये जबरदस्ती का एहसान मेरे ऊपर लद रहा था। जेम्स मोरले ने फौरन इस गुफ्तगू में दखल अंदाजी की। माफ कीजिएगा मिस्टर अली, मेरा ख्याल इसमें कोई हरज नहीं, बल्कि ये बात मौजूद तरीन है। ठेका आपके नाम हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी पसंदीदा कंपनी को अपने तौर पर काम में ला सकते हैं। बात वही रहेगी, यानी फायदा उसी कंपनी का होगा जिसे आप चाहेंगे, बस आपका नाम टाइटल पर रहेगा। जेम्स मोरले के ये अल्फाज गोया उन लोगों की नुमाइंदगी करते थे क्योंकि मुझसे कह दिया गया था कि जेम्स मोरले वहाँ उनके मफादात का निगरां है। जब उसने इस बात की तौसीक कर दी तो फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। एहसान तो वैसे भी जनरल टेरेस का मोल लिया था मैंने। चुनाचे मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये ठेका आप लोग मेरे नाम ही मुंतकिल कर दीजिए। शुक्रिया मिस्टर अली, इस तरह सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। जनरल कैरानो को भी कोई उलझन नहीं होगी क्योंकि वो कारपोरेट से कह सकते हैं कि इस बार ये मामला जनरल टेरेस के एक ख़ास दोस्त की वजह से ज़रा मुख्तलिफ हो गया। लीजिए, आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। मिस्टर आल्डस ने फाइल में से कागजात निकालकर अपनी जेब से पेन निकाला और उसे खोलकर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसकी बताई हुई जगहों पर दस्तखत कर दिए थे। उन कागजात पर भी मैंने निगाह डाली थी जो इस ठेके पर किए गए थे। कोई ऐसी बात नहीं थी जो काबिल तशवीश होती। मैं मुतमईन था। तमाम कागजात पर दस्तखत लेने के बाद मिस्टर आल्डस ने मुझसे कहा कि मैं आज शाम तक ये कागजात मुकम्मल करके आपके पास ले आऊँगा मिस्टर अली यार खान, और उसके बाद आप अपने काम का आगाज कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया मिस्टर आल्डस, मैंने कहा, और आल्डस कागजात समेटने के बाद उठ गया। जेम्स मोरले उसके साथ ही उठ गया था। कैथी बरोन अभी वापस नहीं आई थी। मैं खुद ही रूम से बाहर आया और अपनी आरामगाह की जानिब चल पड़ा। अभी मुझे पहुंचते हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर जेम्स मोरले मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। शुक्रिया अली यार खान, और दिली मुबारकबाद कि आपने वो काम कर दिया जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। और मेरा ख्याल है हमारी कंपनी को ठेका मिल जाने से मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा। मैंने इस तारीफ और खुशामद को नजरअंदाज करते हुए कहा, मिस्टर मोरले, जनरल कैरानो के बारे में आपकी क्या राय है? नहायत ही कीना परवर और खतरनाक आदमी है। हमें इससे होशियार रहना होगा। उसे इस सिलसिले में बदतरीन शिकस्त दे दी गई है और वो किसी जख्मी सांप की तरह बल खा रहा है। हूँ, अब ये बताइए कि मुझे मजीद क्या करना होगा? मैं अब से थोड़ी देर के बाद मुतलका अफराद को इस रिपोर्ट की इतला दे देता हूँ। उसके बाद आपसे मुनासिब वक्त देखकर राब्ता कायम करूँगा। मुनासिब वक्त से मेरी मुराद ये है कि आप बिल्कुल ही फुर्सत से होंगे और जब किसी की मुदाखलत आपके सामने नहीं होगी। ठीक है? और कोई खास बात नहीं मिस्टर अली, बस मैं आपको मुबारकबाद देने आया था और ये भी बताने आया था कि आपने जो फौरी फैसला किया वो बेहद अहम था। हमें इस बात से गरज नहीं कि ठेके पर किसका नाम है, बल्कि ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है कि आप जैसी शख्सियत हमारी पुश्त पनाह हो गई है। अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप ये ठेका हमारे नाम मुंतकिल कर देते तो इसके इम्कानात थे कि आपकी यहाँ से वापसी के बाद जनरल हमारे खिलाफ कोई साजिश करता, लेकिन अब इसके इम्कानात खत्म हो गए हैं। यूँ समझिए कि अब हमें आपकी पुश्त पनाही हासिल है। मैं बुरख्याल निगाहों से मुरले को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद मुरले रुखसत हो गया। फिर कैथी बराउन पहुंच गई। मैंने लंच उसी के साथ किया। वो मुझसे मेरी मसरूफियात के बारे में पूछने लगी तो मैंने उसे तफसील बता दी। कैथी बराउन ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, शुक्र है हम तुम्हारी कुछ खिदमत तो कर सके। बकिया वक्त पुरसुकून गुजरा था, कोई खास बात नहीं हुई थी। मुरले से मेरी मुलाकात रात तक नहीं हो सकी। रात को अलबत्ता चंद अफराद कैथी बराउन के पास किसी खास मसले के लिए पहुंचे तो मैं महल के अकबी हिस्से में निकल गया और चहलकदमी करने लगा। जरा भी देर नहीं गुजरी थी कि मोरले मेरे पास पहुंच गया। मैं मुसलसल आपकी ताक में था मिस्टर अली, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। हाँ, आपने मुतलका अफराद को इतला दे दी और वही सब कुछ हुआ जिसकी उम्मीद थी। आपके लिए इंतहाई शुक्रगुजारी के जज्बात का इजहार किया गया है और ये भी कहा गया है कि आपकी अमानत को वो मराद दी जाएंगी जिनका फैसला आपने किया था। कंपनी आपसे बेहद खुश है। इसके अलावा मिस्टर मोरले,
اس کے علاوہ یہ کہ کمپنی یہاں فوری طور پر اپنا ایک دفتر قائم کر رہی ہے۔ گوٹیل میں ہمارا ایک چھوٹا سا دفتر موجود ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب گوٹیل کی کسی خوبصورت عمارت میں ہماری کمپنی کا ایک شاندار دفتر قائم ہوگا۔ مجھے یہ تو بتا دو کہ تمہاری کمپنی کا نام کیا ہے، میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، اور مسٹر مورلے مسکرانے لگے۔ گرے اسٹون لمیٹڈ۔ آپ اس ٹھیکے کی تمام ذمہ داریاں گرے اسٹون کو سونپیں گے مسٹر علی۔ ٹھیک ہے، لیکن مسٹر جیمز مورلے، جیولٹ کے سلسلے میں نے جو ہدایت آپ کے ساتھیوں کو دی ہیں، آپ نے ان کی یاد دہانی کرا دی ہے؟ میں نے تو یاد دہانی نہیں کرائی، بلکہ شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ یہ پیغام آپ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جیولٹ کو وہ تمام آسانیاں فراہم کی جائیں گی جن سے وہ خوش رہ سکے۔ جیمز مورلے نے جواب دیا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ اب مزید میری ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ کاغذات مسٹر آلڈس کی طرف سے آپ کو مل جائیں تو ایک آدھ دن آپ کو مزید مصروف رہنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کو فراغت مل جائے گی۔ پھر آپ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں وقت گزار سکتے ہیں۔ مورلے تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا۔ میرے کوئی خاص معمولات نہیں تھے۔ کیتھی براؤن نے رات کو بتایا کہ جنرل ٹیرس کی طرف سے اسے پیغام ملا ہے کہ جنرل کی مصروفیات مزید کچھ دن کے لیے بڑھ گئی ہیں۔ جنرل نے انتہائی معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی یار خان کو یہاں کوئی زحمت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کی ہے علی، کہ میں آپ کی تفریح کا سامان کروں اور آپ کو گوٹیل کی سیاحت کے لیے بھیج دوں۔ جنرل نے تم سے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ تم گوٹیل میں موجود ہو، اور وہ تم سے دور ایسی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں جن سے چھٹکارا مشکل نظر آ رہا ہے۔